तो डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास है 11th बायोलॉजी चैप्टर 22, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रंथियों, जो ह्यूमन ग्लैंड्स है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो बाकी पीयूष ग्रंथि का अध्ययन हमने कर लिया था। अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पर पीनियल ग्रंथि की। तो पीनियल ग्रंथि के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये होती कहाँ पर है। तो पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय, जो अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय यानी ऊपरी भाग में, यानी जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसके ऊपरी भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन का स्राव किया जाता है, इसका नाम है मेलेटोनिन। क्या नाम है? मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंतर्गत, ये हमारी दैनिक लय यानी हमारी जो रूटीन होती है उस रूटीन पे कार्य करता है। यानी 24 घंटे में हम क्या क्या कार्य करते हैं, हमारा शरीर किस समय कौन सा कार्य करेगा, ये सब एक हार्मोन के ऊपर निर्भर करता है। उस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन। एक हार्मोन है मिलेनिन, जो हमारे शरीर में त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए ये क्या करता है, सोने जागने के चक्र, यानी हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं। जैसे कोई आदमी है या कोई बच्चा है, वो 6 बजे डेली उठ जाता है बिना किसी अलार्म के, तो वो जो है ये पीनियल ग्रंथि जो है वो निर्धारण करती है। शरीर के तापक्रम को, यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको भी ये बैलेंस बनाने का काम करती है पीनियल ग्रंथि। इसके अतिरिक्त मेलेटोनिन उपापचय का कार्य करती है, वर्णकता को निर्धारित करती है। मासिक चक्र जो आता है उसके ऊपर भी ये कार्य करती है, उसमें नियमितता बनाए रखती है। यह चक्र प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को भी ये जो पीनियल ग्रंथि ये मजबूत बनाते हैं। तो मुख्य रूप से 3-4 तरीके के ये कार्य करती है। दैनिक लय, सोने जागने की का चक्र, शरीर का तापक्रम, मेलेटोनिन उपापचय, वर्णकता यानी हमारी त्वचा का रंग हल्का करता है। ये मेलेटोनिन जो विपरीत है, जो मिलेनिन वर्णक है वो हमारी त्वचा के रंग को गहरा करता है। और जो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला मेलेटोनिन हार्मोन है, दो है नाम, उसका नाम अलग है, उसका नाम मिलेनिन है। क्या नाम है उसका? मिलेनिन। वो मिलिनोसाइट प्रेरक कोशिकाओं से स्रावित होता है। नेक्स्ट ग्रंथि की हम बात करेंगे तो वो है हमारी थायराइड ग्रंथि। तो ये देखिए थायराइड ग्रंथि का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। ये थायराइड ग्रंथि है, इसकी कोशिकाएं स्वर्ण नली के दोनों तरफ अग्र पार्श्व में स्थित होती है, श्वास नली के ऊपर होती है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पालियों की बनी होती है, और दोनों पालियां संयोजी ऊतक की पतली पल्लीनुमा स्थमस से जुड़ी होती है। ठीक है, इस तरीके से संयोजी ऊतक की पतली पल्लीनुमा स्थमस से जुड़ी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि जो होती है वो पुटकों और भ्रण ऊतकों से बनी होती है। इसमें भ्रण ऊतक होते हैं, है ना, और पुटक कोशिकाएं होती है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे हुए पुटक कोशिकाओं से निर्मित होती है। इसमें पुटक कोशिकाएं पाई जाती है। ये पुटक कोशिकाएं 2 हार्मोन स्रावित करती है। एक का नाम है टेट्राआइडो, एक हार्मोन का नाम है टेट्राआइडो थायरोनिन्स, ठीक है, टेट्राआइडो थायरोनिन्स, जिसको बोलते हैं अपन T4 हार्मोन। दूसरा वाला हार्मोन है, ये इसको थायरोक्सिन भी कह देते हैं। एक और है ट्राईआइडोथायरोनिन, यानी T3 का संश्लेषण करती है। तो 3 टाइप के हार्मोन हो गए, टेट्राआइडोथायरोनिन्स T4, या इसको थायरोक्सिन बोल दो, या ट्राईआइडोथायरोनिन। याद रखिए टेट्राआइडोथायरोनिन्स T4 80% होता है, और ट्राईआइडोथायरोनिन T3 ये 20% होता है। थायरोक्सिन हार्मोन सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, यानी कि जब भी थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में करना होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी से कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक को खाना चाहिए। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो याद रखना थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। अब जब आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायराइड का संश्लेषण या थायरोक्सिन का संश्लेषण नहीं होगा, हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो उससे बीमारी हो जाएगी। इसको बोलते हैं अवथायरॉइडता। उसको क्या बोलते हैं? अवथायरॉइडता। या इसकी वजह से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, अर्थात थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे सामान्य भाषा में गलगंड कहते हैं या घेंगा रोग कहते हैं। जिसे सामान्य भाषा में गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं।
ठीक है, सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, गलगंड या घेंगा रोग। गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। ठीक, उसके बाद आगे आएगा अपने यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे इसमें थायराइड हार्मोन जो होता है, वैसे इसकी जो संश्लेषण की दर होती है, हाँ जी, तो अवथायरॉइडता हो गई, इसे गलगंड कहेंगे या थायराइड ग्रंथि की वृद्धि कहेंगे, तीनों एक ही बात है। और इस हार्मोन का जो पहला वर्ग हो गया वो था अपन ने देख ही लिया। अगला है गर्भावस्था के दौरान क्या होता है। जब गर्भावस्था आती है तो इस समय अवथायरॉइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे शिशु की वृद्धि विकृत हो जाती है। इससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि हो जाती है, इसको बोलते हैं क्रिटेनिज्म, या इसको बोलते हैं वामनता, या इसको बोलते हैं मंदबुद्धि, है ना, या त्वचा असामान्यता, मुख बधिरता, यानी इतनी सारी बीमारियों की जड़ है। अगर महिला को आयोडीन, महिला जो है गर्भवती महिला अगर आयोडीन युक्त भोजन नहीं करती है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। क्या हो सकता है, उसमें होने वाला जो बच्चा है उसकी वृद्धि रुक सकती है, अवरोधित वृद्धि का बोला बच्चा हो सकता है। ऐसे बच्चों को क्रिटेनिज्म या बीमारी को क्रिटेनिज्म या वामनता कहते हैं। मंदबुद्धि हो सकता है, मुख बधिरता हो सकती है। वयस्क स्त्रियों में अवथायरॉइडता मासिक चक्र को अनियमित कर देता है, यानी कि जो मासिक चक्र जो होता है उसमें भी ये उसको अनियमित करता है। मासिक चक्र को कंट्रोल करने का हार्मोन पीनियल ग्रंथि वाला मेलेटोनिन करता है, लेकिन ये वाला जो हार्मोन है थायरोक्सिन, ये मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। वो होता क्या है, थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों, यानी अब थायराइड ग्रंथि की तीसरी बीमारी थायराइड ग्रंथि का कैंसर, इसमें गांठों की वृद्धि से थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण की जो दर है वो असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। मतलब बात यह है कि अत्यधिक मात्रा में थायराइड का संश्लेषण होता है, तो इसे थायराइड की अति सक्रियता बोलते हैं, जो शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मतलब कम होना ज्यादा होना बहुत डेंजरस है। थायराइड हार्मोन आधारी उपापचय दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। आधारी उपापचय दर बोलता है बेसिक मेटाबॉलिज्म, बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर घटित होती है, ये इस पे भी भूमिका निभाता है। चौथा कार्य हो गया इसका। तो ये करता क्या है, देखिए ये हार्मोन जो है, देख सकते हो आप, आधारीय उपापचय दर इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, ये है आधारीय उपापचय दर। आधारीय उपापचय दर यानी कि बेसिक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, ठीक, ये बहुत भूमिका निभाते हैं। ये हमारी आरबीसी के लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण को भी प्रेरित करता है, ठीक है, यानी जो लाल उग्र कणिका है उसके निर्माण को भी क्या करेगा, ये प्रेरित करेगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। सॉरी, थोड़ी सा मिस्टेक हो गई। हाँ, तो ये थायराइड का और भी काम है, आधारी उपापचय दर या बेसिक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो उसमें क्या करता है, देखो आरबीसी का निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करेगा, बीएमआर का नियमन करेगा। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय मतलब उनका संश्लेषण और विखंडन को भी प्रेरित करता है। जल और विद्युत अपघट्य का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी का भी स्त्राव होता है, जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करता है। नेत्रोसेदिक गलगंड या एक्सोप्थेलेमिक गोइटर थायराइड की अति सक्रियता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो सकती है, नेत्र गोलक बाहर आते हैं और बाहर की ओर उभर जाते हैं, आधारी उपापचय दर में वृद्धि हो जाती है, भार में हास इसके लक्षण है। इसे ग्रेव का रोग या नेत्रोसेंदी रोग भी कहते हैं भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थी हमारी थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट एक और ग्रंथि आती है जिसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि करती क्या है, देखिए पैराथायराइड ग्रंथि के आधार पर हम बात करें तो पैराथायराइड ग्रंथि के क्या वर्क है, देखो मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती है। कितनी होती है, 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती है। ये आप इसको डायग्राम से देख सकते हो, ये वाली
यहाँ पर जो थायराइड ग्रंथि होती है उसी के नीचे ये ग्रंथियां होती है पैराथायरॉयड ग्रंथि, यानी थायराइड के बिल्कुल बगल में जो रेड रेड से शो हो रही है ये जो ग्रंथियां हैं पैराथायरॉयड ग्रंथियां। ठीक है, पढ़ते हैं इन ग्रंथियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखोगे कि ये जो ग्रंथियां हैं है ना, पैराथायरॉयड ग्रंथियां, तो थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह पर स्थित होती है। पहली बात तो ये कहाँ होती है, थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह पर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि की दो पालियों पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायरॉयड ग्रंथियां पाई जाती है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है यानी पीटीएच नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है। पीटीएच का स्त्राव के साथ परिसंचारित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होती है, यानी इसमें कैल्शियम आयन का भी बहुत योगदान होता है पैराथायरॉयड ग्रंथि में। पैराथायरॉयड रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। पैराथायरॉयड का कार्य होता है ये, यानी हमारे ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा ये पैराथार्मोन। और क्या करता है, पीटीएच अस्थियों पर कार्य करता है, यानी पैराथार्मोन हमारी अस्थियों पर कार्य करेगा। अस्थि अवशोषण, विघटन, विखनिजन प्रक्रम में सहायता करता है, यानी कि क्या करता है, ये कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है अस्थियों का विघटन करके, यानी हमारी अस्थियां जो है उसका विघटन कर देता है। पीटीएच वृक्क नलिकाओं में Ca+2 के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, क्योंकि कैल्शियम ही हमारी अस्थियों में क्या करेगा, अतिरिक्त कैल्शियम को बाहर निकालेगा। पचित भोजन से भी ये कैल्शियम का अवशोषण कर लेगा। अतः स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, क्योंकि ये रक्त में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। और ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर के कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। टीसीटी के साथ मिलकर ये शरीर में कैल्शियम आयन का संतुलन बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बहुत ही अच्छा सा ये इंपॉर्टेंट सा हार्मोन है। एक ग्रंथि और बच रही है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बारे में हम चर्चा करते हैं कि थाइमस ग्रंथि जो होती है ये महाधमनी, यानी हमारा हार्ट अगर अपन बनाए तो हमारे हार्ट में, ठीक है ना, इस तरह से चेंबर बना दिए गए। तो महाधमनी, यहाँ से महाधमनी निकलती है, याद है सबको, महाधमनी, और इसी के ऊपर उरोस्थी होती है, इसी के ऊपर एक उरोस्थी होती है, यहाँ से इस प्रकार से फेफड़ों के लगभग नजदीक इस प्रकार से, इसके नीचे ये ग्रंथि होती है। ठीक है, चलो, थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थी के पीछे, उदर पक्ष पर, कहा, उदर पक्ष पर उरोस्थी के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित होती है। पाली संरचनाएं, दो पालियों में से छोटी छोटी सी पालियां लटकी रहती है हृदय के फेफड़ों के लगभग पास में। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। ये एक हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम है थाइमोसिन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, अर्थात प्रोटीन से बना हुआ। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो जो थाइमस ग्रंथि से बनते हैं उनको टी लिम्फोसाइट्स कह देते हैं, जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिजैविक, यानी जो कोशिकाएं जाती है हमारे शरीर की फेगोसाइट से, न्यूट्रोफिल से, ये सब कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, ये जाकर के जीवाणुओं का भक्षण कर लेती है। इसके अलावा जीवाणु को भक्षण नहीं कर पाए तो कुछ प्रतिजैविक का उत्पादन भी होता है। तो प्रतिजैविक यानी एंटीबॉडियों का जो उत्पादन किया जाता है वो थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए जो एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं उसका उत्पादन भी जो प्रेरित किया जाता है ना बॉडी में, वो थाइमस ग्रंथि के द्वारा, इस तरह थाइमोसिन के द्वारा किया जाता है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के कारण जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। तो ये कार्य किसका था, थाइमस ग्रंथि का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने दो प्रकार की तीन ग्रंथि हमने पढ़ ली, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि पढ़ी, इसके अलावा पैराथायरॉयड, और इसके अलावा हमने पढ़ी है यहाँ पर थायराइड ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। इस तरीके से हमने दो तीन तरह की जो ग्रंथियां हैं वो हमने पढ़ ली है। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैंने कवर किया है। ठीक है, चलिए।